नमस्कार। आज हम कक्षा 11 एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का पाठ 6 ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम निकाय, निकाय के प्रकार, निकाय के गुणधर्म और ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा, कार्य तथा दाब आयतन कार्य के बारे में जानेंगे। ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी का शाब्दिक अर्थ ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पदार्थ के द्वारा विभिन्न ऊर्जाओं में अंतः परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, जहां ऊष्मा ऊर्जा के रूप में है। उदाहरण के लिए, जब ईंधन जैसे मीथेन गैस, रसोई गैस या कोयला हवा में जलाते हैं, तब उनके अणुओं में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। इसी तरह से इंजन में ईंधन जलता है, तब रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक कार्य में प्रयुक्त हो जाती है। इसी तरह गैल्वानिक सेल में, शुष्क सेल ड्राई सेल में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इस तरह से हम देखें, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऊर्जा के इन रूपांतरणों का अध्ययन हम ऊष्मागतिकी में करते हैं। ऊष्मागतिकी के माध्यम से हमें कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन कैसे निर्धारित करते हैं, कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, रासायनिक अभिक्रिया कैसे प्रेरित होती है, या रासायनिक अभिक्रिया किस सीमा तक चलती है। इन सब प्रश्नों के उत्तर हमें ऊष्मागतिकी द्वारा प्राप्त होते हैं। ऊष्मागतिकी में जो भाग हम पढ़ते हैं, जिस पर प्रेक्षण किया जाता है, उसे तंत्र कहते हैं। यहाँ इस फिगर में देखें, इसमें हमने तंत्र या निकाय ये भाग लिया है। मान लीजिए इस बीकर में हमने कोई अभिक्रिया मिश्रण लिया। अभिक्रिया मिश्रण हमारा तंत्र या निकाय हो जाएगा। हम इसे ब्रह्मांड से अलग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को देखना होता है। मात्रात्मक परिवर्तन को देखने के लिए हम ब्रह्मांड से तंत्र को अलग पढ़ते हैं। तो ब्रह्मांड का वह भाग जिसका चयन कर ऊष्मागतिकी अध्ययन किया जाता है, उसे निकाय या तंत्र कहते हैं। इसमें बीकर में रखा हुआ अभिक्रिया मिश्रण निकाय होगा, तथा यह बीकर जिस कमरे में रखा है, इस बीकर के अलावा सारा भाग परिवेश कहलाता है। निकाय और परिवेश को मिलाकर ब्रह्मांड बनता है। परिवेश या परिपार्श्व सराउंडिंग, ब्रह्मांड में निकाय के अतिरिक्त शेष भाग परिवेश कहलाता है, जो निकाय से द्रव व ऊर्जा का विनिमय करता है। जैसे किसी पात्र में रखे हुए जल पर ताप या दाब का अध्ययन किया जाता है, तब इसमें जल निकाय है, तथा जल को छोड़कर पात्र का शेष भाग परिवेश होता है। निकाय व परिवेश को मिलाकर ब्रह्मांड बनता है। निकाय के प्रकार, निकाय 3 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला देखें, खुला निकाय। ऐसा निकाय जिससे द्रव्य व ऊर्जा दोनों का ही विनिमय होता है, वह खुला निकाय कहलाता है। जैसे किसी खुले पात्र में रखा हुआ गर्म जल। इस चित्र में देखें, ये निकाय दिखाया है, जो कोई अभिक्रिया मिश्रण या जल हो सकता है। इसमें खुला निकाय इसलिए कहा क्योंकि यहाँ ऊर्जा का भी विनिमय हो रहा है। ऊर्जा भी परिवेश से निकाय में आ सकती है, निकाय से परिवेश में जा सकती है। इसी तरह से पदार्थ को भी बाहर से निकाय में दिया जा सकता है, तथा निकाय से द्रव्य को बाहर भी निकाला जा सकता है। इस तरह से ये खुला निकाय है, जहां दोनों चीजों का विनिमय हो सकता है, ऊर्जा का विनिमय भी और द्रव्य का विनिमय भी। ऊर्जा का विनिमय ऊष्मा या कार्य दोनों तरह से हो सकता है। दूसरा है बंद निकाय। इस चित्र में देखें, ये कोई बंद पात्र है जिसमें
हम द्रव्य का विनिमय नहीं कर सकते, केवल ऊर्जा का विनिमय हो सकता है। परिवेश से ऊर्जा निकाय में आ सकती है या निकाय से परिवेश में जा सकती है, लेकिन द्रव्य का विनिमय नहीं होगा। ऐसा निकाय जिससे द्रव्य का विनिमय नहीं होता है परंतु ऊर्जा का विनिमय होता है, वह बंद निकाय कहलाता है। जैसे किसी बंद पात्र में रखा हुआ गर्म जल, विलगित निकाय। इस चित्र में देखें, विलगित निकाय का मतलब है जहां ना ही द्रव्य का विनिमय हो सकता है और ना ही ऊर्जा का विनिमय हो सकता है। परिवेश के साथ ना तो द्रव्य का और ना ही ऊर्जा का, दोनों ही विनिमय नहीं हो सकते। तो ऐसा निकाय जिससे द्रव्य तथा ऊर्जा दोनों का ही विनिमय नहीं होता है, उसे विलगित निकाय कहते हैं। जैसे थर्मस में रखा हुआ गर्म जल। निकाय की अवस्था। किसी भी ऊष्मागतिकी निकाय का वर्णन कुछ गुणों जैसे दाब, आयतन, ताप एवं निकाय के संगठन को निर्दिष्ट करके किया जाता है। ऊष्मागतिकी में हम निकाय की अवस्था को अवस्था फलों या अवस्था चरों द्वारा व्यक्त करते हैं। क्या हैं ये अवस्था चर? निकाय का परिवर्तन कराने से पहले दाब, ताप तथा आयतन के जो मान हैं ये अवस्था पे निर्भर करते हैं, अतः इनको अवस्था चर कहते हैं। और किसी परिवर्तन से पहले इनका मान क्या है तथा निकाय में किसी परिवर्तन के बाद इनका मान क्या है, उनके द्वारा हम निकाय की अवस्था को बताते हैं। ऊष्मागतिकी में निकाय की अवस्था का वर्णन उसके मापन योग्य अथवा स्थूल गुणों जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए हम एक गैस की अवस्था का उसके दाब, आयतन, ताप, मात्रा आदि से वर्णन कर सकते हैं। पी, वी, टी को अवस्था चर अथवा अवस्था फलन कहते हैं। ये निकाय में परिवर्तन होने पर इनके मानों में परिवर्तन होगा। ये अवस्था के साथ जुड़े हैं। निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर इनके मान भिन्न भिन्न होंगे। इन अवस्था चरों के द्वारा हम निकाय को बता सकते हैं। इनका मान निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है, ना कि इनको प्राप्त करने के तरीके पर। एक बार कम से कम संख्या में इन स्थूल गुणों को तय कर दिया जाए तो बाकी सारे गुणों का मान स्वतः ही निश्चित हो जाता है। निकाय के गुणधर्म। निकाय के गुणधर्मों में पहला है गहन या मात्रा स्वतंत्र गुण, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। किसी निकाय या तंत्र के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा या परिमाण पर निर्भर नहीं करते हैं परंतु उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, उन्हें गहन गुण कहते हैं या मात्रा स्वतंत्र गुण कहते हैं। उदाहरण के लिए ताप, दाब, घनत्व, श्यानता, पृष्ठ तनाव, द्विध्रुव आघूर्ण, अपवर्तनांक, विशिष्ट ऊष्मा आदि। ये सब गुण गहन गुण या मात्रा स्वतंत्र गुण हैं। ये मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। विस्तीर्ण या मात्रात्मक गुण, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। किसी निकाय या तंत्र के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा या परिमाण पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर नहीं, उन्हें विस्तीर्ण गुण कहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, आयतन, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ऊष्माधारिता, आंतरिक ऊर्जा आदि। ये सब गुण मात्रा पर निर्भर करते हैं, अतः इन्हें विस्तीर्ण गुण, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं, हमने इसके अंदर कोई गैस भर ली, इस पात्र में कोई गैस भर ली। ये चित्र हमें ये बताएगा कि कौन सा गुण मात्रात्मक गुण है और कौन सा मात्रा स्वतंत्र गुण है। इसमें गैस भरने के बाद सपोज उस गैस का आयतन V है और तापमान T है। अब हमने
कोई विभाजक के द्वारा इस पात्र को विभाजित कर लिया। इसमें दोनों ही गुणों में क्या परिवर्तन आया, जब हमने विभाजन कर लिया तब वॉल्यूम V/2 हो गया एक तरफ और दूसरी तरफ भी V/2 हो गया, लेकिन तापमान इस हिस्से में भी T है और दूसरे हिस्से में भी T है। इसका मतलब कौन सी चीज मात्रा स्वतंत्र हुई? T, तापमान मात्रा स्वतंत्र गुण है जो मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा। विभाजक लगाने के बाद भी उसका मान वही रहता है जो वो पहले पात्र में था, लेकिन आयतन मात्रा पर निर्भर कर रहा है। ये मात्रात्मक गुण है। V/2 हो गया है वॉल्यूम, पहले V था और अब V/2। यह मात्रात्मक गुण है और T जो है मात्रा स्वतंत्र गुण है। यदि कोई पदार्थ इकाई मात्रा में उपस्थित हो तो विस्तीर्ण गुण गहन गुण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे द्रव्यमान व आयतन विस्तीर्ण गुण हैं, परंतु आयतन प्रति इकाई द्रव्यमान घनत्व होता है जो गहन गुण है। इसी तरह से ऊष्माधारिता में अगर हम विशिष्ट ऊष्मा देखें, क्योंकि वो इकाई द्रव्यमान के लिए 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने के लिए लगने वाली ऊष्मा का मान है, तो वो द्रव्यमान वहाँ निश्चित है 1 ग्राम। अतः विशिष्ट ऊष्मा मात्रा स्वतंत्र गुण हो गया है। तो इकाई मात्रा में जो भी गुण हम पढ़ेंगे वो विस्तीर्ण गुण से गहन गुण में या मात्रा स्वतंत्र गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। आंतरिक ऊर्जा किसी निकाय या तंत्र में उपस्थित पदार्थ के परमाणु, अणु या आयन में उपस्थित ऊर्जा, जैसे विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, कंपन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आदि का सम्मिलित रूप आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। अर्थात किसी भी पदार्थ में उपस्थित परमाणु अणुओं की सम टोटल एनर्जी, पूरी ऊर्जा जो है वह किसी भी रूप में हो सकती है, उन सब का जोड़ आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। इसे U द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह ताप, दाब व आयतन के समान ही एक प्रकार का अवस्था फलन है जो प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। इसे प्राप्त किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता। किसी निकाय या तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकाय पर या निकाय द्वारा कार्य कर तथा निकाय द्वारा परिवेश को ऊष्मा देकर या ऊष्मा ग्रहण कर किया जा सकता है। इस तरह से हमने देखा कि आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है, या तो ऊष्मा निकाय द्वारा बाहर दी जाए या बाहर से निकाय द्वारा ली जाए, या कार्य के द्वारा निकाय कार्य करे या निकाय पर कार्य किया जाए, तब आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन हो सकता है। माना किसी निकाय की प्रारंभिक अवस्था A है व अंतिम अवस्था B है, तो उसकी प्रारंभिक ऊर्जा UA होगी और अंतिम ऊर्जा UB होगी। ऊर्जा का परिवर्तन डेल्टा U UB माइनस UA। किसी अभिक्रिया के लिए डेल्टा U UP माइनस UR। UP क्या है? उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा, और UR है अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा। तो उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा में से अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा घटाकर डेल्टा U का मान निकाल सकते हैं। कार्य व ऊष्मा, जब किसी निकाय द्वारा परिवेश पर कार्य होता है तो कार्य ऋणात्मक तथा निकाय पर कार्य किया जाता है तो वह धनात्मक होता है। इसमें एक चीज ध्यान रखें, जो भी चीज निकाय की ऊर्जा को बढ़ाए उसे हमें धनात्मक लेना है। इस तरह से निकाय पर जब कार्य किया जाएगा तो धनात्मक होगा, और जब निकाय कार्य करेगा तो उसकी ऊर्जा खर्च होएगी, उसकी ऊर्जा कम होएगी, इसलिए वो ऋणात्मक लेना है। ये थर्मोडायनेमिक्स की परिपाटी में इस तरह से कार्य और ऊष्मा के साइन कन्वेंशन है जो हमें ध्यान रखना है। किसी निकाय की ऊष्मा में परिवर्तन ऊर्जा के रूप में ही होती है। जब निकाय परिवेश को ऊष्मा देता है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, जिसे -Q से, तथा निकाय परिवेश से ऊष्मा ग्रहण करता है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होने से +Q से दर्शाते हैं। यहां भी हम देखते हैं ऊष्मा के रूप में यदि ऊष्मा ग्रहण की जा रही है
निकाय द्वारा तो प्लस Q, पॉजिटिव साइन, और यदि निकाय से ऊष्मा बाहर दी जा रही है तो उसकी एनर्जी कम हो रही है तो उस ऊष्मा को माइनस Q लिया जाएगा। रुद्धोष्म निकाय, एडियाबैटिक सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम वो होते हैं जहां इस फिगर में देखें Q इज इक्वल टू 0, ना तो ऊष्मा बाहर से अंदर आती है और ना ही अंदर से ऊष्मा बाहर जाएगी। जो कंप्लीटली एडियाबैटिक वॉल्स हैं, रुद्धोष्म दीवारें हैं जिनसे ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो सकता है। इस निकाय पर 1 किलोजूल कार्य से आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन है ना। 1 किलोजूल कार्य, हम मान लीजिए अगर हमने पानी इसके अंदर लिया है और छोटे पैडल्स को चलाकर 1 किलोजूल कार्य करा दें और उससे हम आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन देखें, या हम 1 किलोजूल कार्य इमर्शन रॉड लगाकर कराएं और फिर हम आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन देखे हैं, दोनों ही स्थितियों में डेल्टा यू का मान समान होगा। इससे पता लगता है कि यदि हम समान कार्य करा रहे हैं तो हम समान अवस्थाओं पर पहुंचते हैं, जिससे आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन बराबर आ रहा है। और आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, जो कि अवस्था के साथ, अगर अवस्था समान रहती है 1 किलोजूल कार्य के द्वारा, तो समान अंतर आता है। डेल्टा U इज इक्वल टू UB माइनस UA, और ताप परिवर्तन होगा डेल्टा T इज इक्वल टू TB माइनस TA। निकाय पर किया गया निश्चित कार्य निकाय की अवस्था में समान परिवर्तन लाता है। हमने जो निश्चित कार्य 1 किलोजूल, चाहे हम किसी भी तरीके से कार्य को करें, या तो हमने पैडल्स को घुमा के पानी को गर्म करने की कोशिश की 1 किलोजूल कार्य के द्वारा, या हमने इमर्शन रॉड लगा के 1 किलोजूल कार्य किया, दोनों ही स्थितियों में क्योंकि हम समान अवस्था पे पहुंचते हैं, अतः तापमान का अंतर भी और आंतरिक ऊर्जा का अंतर भी समान रहता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य W एडियाबैटिक 2 अवस्थाओं में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के तुल्य है। तो यहां पर डेल्टा U इज इक्वल टू UB माइनस UA, ये रुद्धोष्म प्रक्रम में किए गए कार्य एडियाबैटिक कार्य के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ Q इज इक्वल टू 0 है। जितनी भी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो कार्य के द्वारा है। आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। इस तरह से हमने देखा कि आंतरिक ऊर्जा अवस्था पर निर्भर कर रहा है, तो अवस्था फलन है। दूसरा पात्र हमने लिया जो ऊष्मीय चालक है। इसमें ऊष्मा अंदर या बाहर आ जा सकती है। ऊष्मीय चालक पात्र में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा को ताप परिवर्तन द्वारा मापा जा सकता है। जब ऊष्मा अंदर आएगी या बाहर जाएगी तो तापमान का परिवर्तन होगा, और कितनी ऊष्मा आई या गई है वो तापमान के परिवर्तन से हमें पता लग जाएगा। और इसमें हमने एक चीज मानी है कि जब स्थिर आयतन हो, जब आयतन में परिवर्तन नहीं होता तो कार्य नहीं हो रहा, यहाँ पे केवल ऊर्जा का ही, ऊष्मा का ही विनिमय हो रहा है, तब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U इज इक्वल टू Q होगा। दाब आयतन कार्य, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, किसी गैसीय निकाय के लिए दाब आयतन कार्य की गणना करने के लिए एक बेलनाकार आकृति के सिलेंडर में 1 मोल आदर्श गैस भरी जाती है तथा इसमें एक घर्षण रहित पिस्टन लगा होता है। जब पिस्टन का बाह्य दाब P एक्सटर्नल व गैस का आंतरिक दाब P इंटरनल का मान समान होता है तो पिस्टन में कोई गति नहीं होती है। यहाँ देखें, ये हमने पिस्टन लिया और इसके अंदर फ्रिक्शनलेस पिस्टन है ये, और इसमें 1 मोल गैस भरी हुई है और बाहर का प्रेशर P एक्सटर्नल है और तब इनिशियल वॉल्यूम V1 है। P एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर Pi से ज़्यादा है, अतः कंप्रेशन संपीड़न होगा और आयतन घटकर V2 हो जाएगा। जब पिस्टन का बाह्य दाब P एक्सटर्नल व गैस का आंतरिक दाब P इंटरनल का मान समान होता है तो पिस्टन में कोई गति नहीं होती है। यहाँ जब कंप्रेशन होगा और जब तक इन दोनों का मान समान न हो जाए, बाहरी प्रेशर P एक्सटर्नल और
गैस के अंदर का प्रेशर P इंटरनल, जब ये समान हो जाएंगे वहां ये पिस्टन रुक जाएगा। इस तरह से आयतन जो है V1 से V2 तक पहुंच गया है। इस शेडेड एरिया के द्वारा हमें कार्य का पता चलता है जो कि P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, आयतन में जो परिवर्तन हुआ वो इंटू एक्सटर्नल प्रेशर करके हम कार्य निकाल सकते हैं। परंतु जब गैसीय निकाय पर कार्य करने के लिए बाह्य दाब को बढ़ाया जाए तो सिलेंडर में गैस संपीड़ित होती है तथा निकाय अंदर की ओर गति करता है। वह Pi और P एक्सटर्नल समान होने पर पिस्टन रुक जाता है। यदि पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, ये देखें, ये पिस्टन का अनुप्रस्थ काट, इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया कैपिटल A, तथा प्रारंभ में आयतन कितना है V1, ये वाला, ये वॉल्यूम V1 दिखाया, और L दूरी, ये देखिए ये दूरी L पर ये संपीड़ित होकर वॉल्यूम कितना हो गया V2। तब आयतन में परिवर्तन L इंटू A होगा। L दूरी कवर की और A उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो L इंटू A आयतन में परिवर्तन है। इसे हम V2 माइनस V1 जो कि डेल्टा V होता है, कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, W इज इक्वल टू F इंटू L, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उस तरह से ये F इंटू L कार्य हो गया। बल इज इक्वल टू दाब इंटू क्षेत्रफल, बल का सूत्र है दाब इंटू क्षेत्रफल। दाब क्या हुआ P एक्सटर्नल और क्षेत्रफल है A, ये F की वैल्यू आ गई। फोर्स इज इक्वल टू P एक्सटर्नल प्रेशर इंटू एरिया। अब यहां देखें, ये F की वैल्यू P एक्सटर्नल इंटू एरिया इस सेकंड इक्वेशन में डाल दें। समीकरण 3 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां जब हम F की वैल्यू P एक्सटर्नल इंटू A डालेंगे तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू A इंटू L। यहां हमने देखा A इंटू L फर्स्ट इक्वेशन में डेल्टा V के बराबर है, A इंटू L का मान यहां रख दिया P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। कंप्रेशन में वॉल्यूम घट रहा है, यानी कि V2 माइनस V1 नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है, और हमने थर्मोडायनेमिक्स की परिपाटी में पढ़ा है कि कार्य जब निकाय पर किया जाए तो W का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू कार्य की आनी चाहिए। इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन हम इसमें लगा देंगे जिससे कि वर्क पॉजिटिव आ जाए, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब निकाय पर कार्य किया जाता है तो कार्य धनात्मक होता है। जैसे गैस के संपीड़ित होने पर आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक होता है, अतः कार्य को धनात्मक रखने के लिए नेगेटिव चिन्ह लगाया गया है, तथा इसके विपरीत गैस के प्रसरण में कार्य निकाय द्वारा किया जाता है, अतः ऋणात्मक होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम, इस प्रक्रम में दाब आयतन कार्य की गणना करने के लिए संपीड़न या प्रसरण में आयतन परिवर्तन होने के साथ बाह्य दाब में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होता है, अर्थात संपीड़न में बाह्य दाब में वृद्धि तथा प्रसरण में बाह्य दाब में कमी होती है। संपीड़न में एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल P प्लस DP, यहाँ P क्या है, गैस का अंदर का प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, और बाहर का प्रेशर उससे थोड़ा ही ज्यादा होना चाहिए जिससे कि संपीड़न हो पाए उत्क्रमणीय तरीके से। प्रसरण में बाहर का प्रेशर इंटरनल प्रेशर से थोड़ा कम होना चाहिए जो कि P माइनस DP, तब उत्क्रमणीय तरीके से प्रसरण हो पाएगा और हर वक्त सिस्टम और सराउंडिंग साम्य में हो पाएंगे, लगभग साम्य में हो। संयुक्त रूप से इसे लिख सकते हैं P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P प्लस माइनस DP। W रिवर्सिबल उत्क्रमणीय कार्य माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV हो जाएगा, और W रिवर्सिबल जब यहां हम P एक्सटर्नल की वैल्यू डालें तो P प्लस माइनस DP है, तो माइनस P प्लस माइनस DP इंटू DV। इसे सॉल्व करने पर माइनस PdV प्लस माइनस DP इंटू DV। यहां पर DP इंटू DV को नगण्य मानने पर W रिवर्सिबल क्या रह गया, माइनस का PdV। ये चित्र देख रहे हैं आप, इसमें हम कुछ फाइनाइट स्टेप्स के द्वारा गैस को कंप्रेस कर रहे हैं और
प्रेशर चेंज हो रहा है, और ये शेडेड एरिया हमें वर्क डन बताता है। और ये इनफाइनाइट स्टेप्स के द्वारा हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं V1 वॉल्यूम से V2 पर, और ये शेडेड एरिया वर्क बताता है, कार्य बताता है। W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस पी डी, और इसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन दो वॉल्यूम्स के बीच में। तो रिवर्सिबल वर्क इज इक्वल टू माइनस पी इंटीग्रेशन ऑफ dV फ्रॉम V1 टू V2, V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इस तरह से रिवर्सिबल वर्क प्राप्त कर पाएंगे। आदर्श गैस समीकरण में हम जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT, तो P क्या हो जाएगा, nRT अपॉन V। P का मान समीकरण 7 में रखने पर W रिवर्सिबल हो जाएगा। P की जगह पे हमने nRT अपॉन V लिखा, तो माइनस nRT इंटीग्रेशन से बाहर, और अंदर में dV अपॉन V हो गया, जिसका इंटीग्रेशन V1 से V2 तक करना है। और इंटीग्रेशन जब हम dV अपॉन V का करते हैं तो ये इसका आंसर निकलता है नेचुरल लॉग अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, यानी कि ln V2 अपॉन V1। तो इस तरह से W रिवर्सिबल हो गया माइनस nRT नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। आयतन परिवर्तित होने पर रिवर्सिबल वर्क डन, जब हम नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में चेंज करेंगे तो 2.303 लगाना पड़ेगा, तो माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। और दाब परिवर्तित होने पर हम इस वॉल्यूम के परिवर्तन को दाब के टर्म्स में निकालें, तो ये इक्वेशन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इससे आप निकाल लें V2 अपॉन V1 कितना हो जाएगा, P1 अपॉन P2 के बराबर। अब ये समीकरण 10 में V2 अपॉन V1 की जगह हम क्या लिखेंगे, P1 अपॉन P2, तो ये दाब में परिवर्तित हो जाएगी। और W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। किसी गैसीय निकाय का यदि निर्वात में होने वाला प्रसरण, अर्थात जब एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है, उसे मुक्त प्रसरण कहते हैं। उसमें उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम दोनों में कोई कार्य नहीं होता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर का प्रेशर 0 होगा, हमने वर्क डन के जितने फॉर्मूले देखे उनमें एक्सटर्नल प्रेशर इंटू dV या एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा V लिखा। जब एक्सटर्नल प्रेशर 0 होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। इस तरह इसे मुक्त प्रसरण कहा जाता है। जहां एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है वहां वर्क डन 0 होगा। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने सीखा परिवेश और निकाय के बारे में, निकाय के प्रकारों के बारे में, निकाय के गुण धर्मों के बारे में, आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य के बारे में, और दाब और आयतन के कार्य के बारे में। अब हम अगले भाग में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, डेल्टा H और डेल्टा U में संबंध, ऊष्माधारिता, एंथैल्पी आदि के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।